जय श्री कृष्ण। गीता धाम ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान भाग 2 भूगोल। हमने अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी के अंतर्गत हमारी मुख्य, जैसे कल हमने भूकंप ज्वालामुखी के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम मुख्य स्थलीय आकृति, जिसके अंतर्गत हमने कल नदी के कार्य के बारे में पढ़ा था। आज हम जब नदी मैदानी क्षेत्र में जब प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग पर बढ़ने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्ग कहते हैं। इसके बाद विसर्गों के किनारों पर लगातार अपवर्तन निपेक्षण शुरू हो जाता है। विसर्ग लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय समय के साथ विसर्ग लूप नदी से कट जाते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। एक अलग समय के साथ विसर्ग लूप नदी से कट जाते हैं, एक अलग चाप झील बनाते हैं, जिसे चाप झील भी हम ये कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर जब नदी अपनी तटों से जब वो बाहर चलती है, बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाहर आ जाती है। जब पानी उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, तटों से जब तट से बाहर जब नदी बहने लगती है तो वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी के उचित तटों को तटबंध कहते हैं। जैसे ये एक तटबंध है, ये मतलब विसर्ग है, और समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है और जिनको वितरिका कहा जाता है। नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे नदी आकर के अलग अलग वितरिकाओं में मतलब वो बढ़ जाती है और जगह जगह पर मतलब वो डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व की कुछ नदियों के नाम हैं, जैसे डुंडे जो डेल्टा का निर्माण करती है। उसके बाद आता है समुद्री तरंग के कार्य। समुद्र तरंग के कार्य समुद्री समुद्री तरंग के कार्य समुद्री तरंग के अपरदन और निक्षेपण तटीय स्थलीय आकृति बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सेलों से टकराती रहती है, जिसमें दरार विकसित होती है, जिसमें दरारें विकसित हो जाती है। समय के साथ वो बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफाएं कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल क्षति बचती है।
जिसे तटीय मेलहाब बनाते हैं। लगातार अपवर्तन छत को भी तोड़ देता है, केवल दीवारें बसती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टेक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। जैसे उसके बाद में आता है हिम नदी के कार्य। हिम नदी के कार्य हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है, जिसको हिम नदी के कार्यों कहते हैं। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से घुलासवी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। घुलासवी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और लाए गए पदार्थ छोटे बड़े सेल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेपित हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। उसके बाद में आता है पवन के कार्य। पवन के कार्य फिर आता है, आपने कभी रेगिस्तान देखा होगा, बालू टिब्बे के कुछ चित्र हम देखे होंगे। बड़े बड़े टीले रेत के, मतलब जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े मतलब टीले रेत के मतलब जमा रहता है, मतलब जैसे ये सब टीले हैं रेत के, मतलब जगह जगह पर ये इस प्रकार से ये रेत के टीले जगह जगह पर बिखरे रहते हैं। रेगिस्तान में पवन, जैसे रेगिस्तान में पवन अपरदन निक्षेपण का प्रमुख कारण है। देखिए पवन के कार्य जिसमें पवन अपरदन निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्य छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की उपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर आपके साथ रेत का एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचती है। रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। रेत पहुंचती है जब पवन का बहाव रुकता है तो वो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब पवन का बहाव रुकता है, पवन का बहाव रुकता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। पवन का बहाव रुकता है
रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, इनको बालू टिब्बा कहते हैं। बालू टिब्बा कहते हैं, इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो उसके कण जो है बारीक और महीन कण होते हैं, जो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूरी पर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोइस कहते हैं। चीन में विशाल लोइस निक्षेप पाए जाते हैं। आज टॉपिक यहाँ पर ही पढ़ाया जाएगा। जय श्री कृष्ण।